नमस्कार दोस्तों। हमारे देश हमारे समाज में चाहे जितना भी परिवर्तन समय के साथ आ गया हो, समय के चक्र के साथ चाहे हमारे देश हमारे समाज ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ एक मुद्दों या विषयों पर आज भी समाज के कुछ हिस्सों में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से मैं इन सामाजिक मुद्दों और विषयों को छू सकूं, इनमें भी परिवर्तन के कारण का एक छोटा सा हिस्सा बन सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। मेरी पिछले सप्ताह की कहानी घर वापसी इसी कड़ी का भाग थी और आज भी एक अलग सामाजिक मुद्दे पर आधारित अपनी नई कहानी के माध्यम से उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करने जा रहा हूं जो इस विषय को अभी भी एक मुद्दा समझते हैं। जीवन चलने का नाम है, इस बात की सार्थकता मेरी आज की कहानी से सिद्ध होती है। आशा करता हूं कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है खुशियों की दस्तक। गांव उस्मानपुर की गलियों में खुशी का माहौल मीलों दूर से ही पता चल रहा था। ढोलकी की थाप, शादी के शगुन के गीत, गांव के पुरुषों के ठहाके, महिलाओं की चहकने की आवाजें, यह सब इस माहौल को और खुशनुमा बना रहे थे। माहौल ऐसा होता भी क्यों ना, गांव के पंच रामदयाल के इकलौते बेटे सरजू की शादी थी और वह अपने बेटे की शादी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका मन था कि उनके बेटे की शादी बरसों बरस तक गांव के लोग याद रखें। पूरे गांव को न्योता था शादी का। शादी की तैयारियों को तो 2 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन आज शादी के दिन तो पूरा गांव ही पंच रामदयाल के घर मेहमान बनकर पहुंच गया था। सरजू दूल्हे के रूप में खूब जच रहा था। जचता भी क्यों ना, गांव के सुंदर और ऊंचे कद काठ वाले नौजवानों में उसकी गिनती होती थी। 10वीं तक पढ़ाई की थी सरजू ने गांव के ही हाई स्कूल से और अपने पिता के साथ खेतों में ही हाथ बटाता था। समझदार और आज्ञाकारी संस्कारी बेटा था सरजू, और रामदयाल की एक ही इच्छा थी कि बहू भी संस्कारी और समझदार आ जाए, ताकि गांव में जो इज्जत है वह भी बनी रहे और बच्चे अपनी गृहस्थी भी समझदारी से चलाएं। आखिर जो भी आज रामदयाल का था वह कल को सरजू का ही तो होने वाला था। बहुत सोच समझकर और जांच परख कर रामदयाल ने सरजू के लिए सुंदर व सुशील कन्या ढूंढी थी। पढ़ाई में तो सरजू से भी आगे निकल गई थी उनकी बहू। बीए पास थी संतोष कुमारी। सुंदर होने के साथ साथ घर के कामकाज में भी पूरी तरह निपुण थी संतोष। रामदयाल बहुत खुश थे कि उनकी मन की इच्छा पूरी होने जा रही थी। बड़ी शान से सरजू की बारात उस्मानपुर से शहर के साथ सटे गांव दौलतपुरा के लिए चल पड़ी थी। आगे के रथ में गांव के सरपंच चौधरी बीरभान बैठे हुए चल रहे थे। उनके पीछे रामदयाल बड़ी शान से बेटे सरजू के साथ बैठे थे। उनके पीछे के रथ में गांव के बाकी पंच और उनके पीछे गांव के सरपंच और पंचों के घर की महिलाएं थी। पीछे बैलगाड़ियों में गांव के लोग गाते बजाते आ रहे थे। कुछ नौजवान पैदल थे जो नाच गा भी रहे थे। आखिरकार 1.5 घंटे के सफर के बाद बारात संतोष के दरवाजे पर जा पहुंची। संतोष के पिता नंदलाल गांव दौलतपुरा के पंच थे और उनकी 3 बेटियां ही थी। संतोष उनमें से सबसे बड़ी थी। बारात का और बारातियों का स्वागत गांव दौलतपुरा में बड़ी शान से किया गया। गांव की गलियों में दाखिल होते ही बारातियों पर हर घर की छत से पुष्प वर्षा की गई। यह देखकर रामदयाल व उनकी पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। संतोष के घर की दहलीज पर भी सभी बारातियों का खूब स्वागत किया गया। सरजू की आरती उतारकर उसे विवाह मंडप में बिठाया गया और सभी की नजरें अब दुल्हन का इंतजार कर रही थी। कुछ ही पलों में लाल जोड़े में सजी संतोष घूंघट निकाले मंडप में पहुंच गई और पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की विधि शुरू कर दी। सभी बहुत खुश थे, खासकर रामदयाल और सरजू। महिलाएं शगुन के गीत गा रही थी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से
कुछ ही देर में विवाह कार्य संपन्न हो गया। रामदयाल और नंदलाल गले मिले। बारातियों के लिए देसी घी में बने पकवान और मिठाइयां परोसी गई। कुछ ही समय बाद जब शाम ढलने को थी, विदाई का समय हो गया। संतोष अपने माता पिता और बहनों से मिलकर भावुक हो गई थी। माहौल गमगीन सा था। नंदलाल ने अपनी बेटी के दहेज में 2 गाय, 3 भैंसे और पूरे 2100 रुपए नकद दिए थे। हालांकि संतोष दहेज में कुछ भी दिए जाने के खिलाफ थी, लेकिन माता पिता ने समाज और रिवाज का हवाला देकर उसे यह कहकर चुप करा दिया था कि तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोला करते। नंदलाल के घर से हुई आवभगत और दहेज को देखकर उस्मानपुर गांव के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। रामदयाल सीना चौड़ा कर चल रहे थे। संतोष को पालकी में बैठाकर बारात दौलतपुरा से उस्मानपुर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर नई बहू का स्वागत रीति रिवाज के अनुसार किया गया। सभी गांववासी बधाई देते हुए विदा हो गए। रात को चारपाई पर लेटते वक्त रामदयाल की आंखों में चमक और खुशी थी कि उनके बेटे का घर बस गया और सुंदर, सुशील, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू आ गई। रामदयाल की ओर से दहेज की कोई मांग ना होते हुए भी नंदलाल द्वारा इतना दे दिया गया कि उनका अपने गांव में सिर फक्र से ऊंचा उठ गया था। सरजू था कि उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विवाह विधि पूर्वक और शानो शौकत से हो गया, इस बात की तसल्ली थी रामदयाल के मन में, और खुशी थी कि बेटे की गृहस्थी बस गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। नई बहू ने घर के कायदे कानून जान लिए थे और बड़ों की इज्जत और सेवा के साथ साथ वह सभी के साथ घुल मिल भी गई थी। घर में भी और गांव में भी सभी रामदयाल की बहू की बहुत तारीफ करते। ऐसे ही पता ही नहीं चला कि कब समय बीतता चला गया और सरजू की शादी को 6 महीने बीत गए। अचानक एक दिन गांव का डाकिया रामदयाल के दरवाजे पर आ रुका। रामदयाल की पत्नी ने बहू को आवाज लगाकर कहा, संतोष, जरा बाहर तो आने का बहुरिया, डाक बाबू आए रहे हैं, कौनो चिट्ठी आए रही। सासू मां की आवाज सुनकर लंबे घूंघट में संतोष ने बाहर आकर डाक बाबू को नमस्ते की तो उन्होंने लिफाफा संतोष की ओर बढ़ा दिया और आगे की ओर चल दिए। घर के भीतर पहुंचकर सासू मां ने घबराए हुए लहजे में संतोष से कहा, किसकी चिट्ठी है संतोष? मोहे तो बहुत चिंता होवे का है, सब कुशल मंगल है ना? संतोष ने लिफाफा खोला तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक आ गई। संतोष का चेहरा देखकर सासू मां के चेहरे पर भी कुछ तसल्ली के भाव उभर आए। तभी सरजू ने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो संतोष सरजू की तरफ लपकी और खुशी तो उससे संभाली नहीं जा रही थी। बोल भी लड़खड़ा रहे थे। ए जी, वो चिट्ठी आई, चिट्ठी, मुझे नौकरी। सरजू ने पानी का घूंट भरा ही था कि हलक में ही अटक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संतोष के हाथ में लिफाफा देखकर माजरा समझते उसे देर नहीं लगी। सरजू ने झट से पानी का लोटा नीचे रख संतोष को बाजू से पकड़कर अंदर कमरे की ओर ले गया। अंदर जाते ही दबी आवाज में बोला, हाँ अब बोलो, क्या हुआ? संतोष, जो सरजू के इस व्यवहार से हैरान थी, झट से बोली, जी वो मुझे शहर में नौकरी मिली है, स्कूल में पढ़ाने की। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले बापू से पूछकर अर्जी भेजी थी, उसका जवाब आज आया है। एक ही सांस में सब कुछ कह डाला संतोष ने। सब सुनकर सरजू ने कहा, पगला गई हो का? नौकरी शहर में? अरे बापू को पता लग गया ना तो जानत हो कितना गुस्सा करेंगे। हमार गांव में किसी की लुगाई नौकरी ना ही करत है, तुम भी यह चिट्ठी फाड़ दो। सरजू कहते कहते चारपाई पर बैठा ही था कि बाहर आंगन में बापू की आवाज सुनकर चौंक गया। संतोष को चुप रहने का इशारा किया तो वह दबी हुई आवाज में बोली, क्या मैं बापू से पूछ लूं? सरजू ने ना में सिर हिलाया, लेकिन तब तक
संतोष हाथ में लिफाफा पकड़े बाहर की ओर का रुख कर चुकी थी। संतोष को आंगन की ओर जाते देख सरजू भी पीछे भागा। बाहर आंगन में रामदयाल चारपाई पर लेटे थे और उनकी पत्नी सिरहाने बैठे सिर दबा रही थी। लंबे घूंघट में से संतोष ने रामदयाल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, बापू, मुझे शहर में नौकरी के लिए चिट्ठी आई है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। सोमवार को स्कूल बुलाया है शहर में। संतोष की बात सुनकर सासू माँ तो सुन्न ही हो गई और रामदयाल उठकर चारपाई पर बैठ गए। सोच में पड़ गए। फिर काफी देर तक सन्नाटा सा रहा। सरजू की तो जान ही अटकी पड़ी थी कि ना जाने बापू अब क्या कहेंगे। सरजू को संतोष पर आज पहली बार गुस्सा आ रहा था। उसने उसे बापू से बात करने से मना भी किया था। सरजू, अब के तू अपनी लुगाई की कमाई से घर चलावेगा। बापू की कड़कड़ाती आवाज से सरजू और उसकी मां सहम से गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी रामदयाल का ये रूप नहीं देखा था। रामदयाल की आंखों में से गुस्सा साफ झलक रहा था। कह दे इसे, हमार यहाँ ई सब ना ही चलेगा, कहकर रामदयाल पैर पटकते हुए बाहर की ओर निकल गए। सरजू ने संतोष को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गवा? जानत हो का बात कर दी आज तूने? बापू बहुत गुस्सा में थे। फाड़ इस चिट्ठी का और बापू से माफी मांगेगा। संतोष ने लेकिन प्रण कर रखा था कि वह नौकरी के लिए एक बार सोमवार को शहर जरूर जाएगी और देखेगी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। सरजू ने और उसकी सास ने उसे बहुत समझाया, लेकिन संतोष अपने फैसले पर अड़ी रही। सोमवार सुबह होते ही रामदयाल ने फरमान सुना दिया कि यदि बहू आज शहर जाएगी तो उसे कह दो वापस इस घर में ना आए। सरजू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई थी। संतोष को बहुत समझाया उसने, लेकिन वह नहीं मानी और संतोष आखिर शहर चली गई। सरजू, उसकी मां और रामदयाल संतोष को नहीं रोक पाए। सरजू को अपनी गृहस्थी टूटती नजर आ रही थी। संतोष की इस जिद को सरजू समझ नहीं पाया था कि आखिर इतनी समझदार लड़की ऐसी नासमझी वाली बात कैसे कर सकती है। स्कूल में इंटरव्यू के बाद संतोष को नौकरी मिल गई। संतोष तो मानो 7वें आसमान पर थी। बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से वह टूटी हुई भी थी। वह ना तो सरजू को नाराज कर सकती थी और ना ही अपने सास ससुर को। अपने पिता नंदलाल को साथ लेकर संतोष जब सरजू के पास उस्मानपुर गई तो रामदयाल काफी नाराज दिखे, क्योंकि उनकी बहू ने उनकी बात नहीं मानी थी। सरजू भी नाराज था। नंदलाल के बहुत समझाने के बावजूद भी रामदयाल नहीं माने और नंदलाल भारी मन से संतोष को साथ लेकर दौलतपुरा चले आए। संतोष की नौकरी शुरू हो गई तो उसने शहर में ही कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया। उसके स्कूल की ही एक अध्यापिका इंदु, जो अकेली किराए के कमरे में रह रही थी, उसी के साथ संतोष ने भी रहना शुरू कर दिया। लेकिन संतोष अब बहुत चुप चुप और उदास रहती थी। एक दिन अचानक संतोष की तबीयत शाम के वक्त बिगड़ गई। इंदु उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि संतोष उम्मीद से है। यह सुनकर संतोष के आंसू निकल आए। कमरे में पहुंचकर इंदु ने संतोष से पूछा तो उसने इंदु को सारी कहानी सुना दी। इंदु, जो अब संतोष की गहरी सहेली बन चुकी थी, का भी मन भर आया और उसने संतोष को गले से लगाकर ढांढस बंधाया। रात को इंदु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह होने पर इंदु ने संतोष को बताया कि वह गांव उस्मानपुर के ही सरपंच चौधरी बीरभान की बेटी है और स्कूल में पढ़ाने की वजह से उसके पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया और वह शहर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। संतोष को लगा कि अब उसे समझने वाला और साथ देने वाला कोई उसके साथ है। अभी कुछ ही दिन हुए थे संतोष को स्कूल में नौकरी करते हुए और अब तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल जाने में दिक्कत आ रही थी। इंदु ने भी संतोष का ध्यान रखने के लिए स्कूल से छुट्टियां ले ली थी। दोनों ने ही बैठकर
एक फैसला किया, समाज को नारी शक्ति का अर्थ समझाने का फैसला। अगले ही दिन इंदु और संतोष ने गांव उस्मानपुर में एक कमरा किराए पर ले लिया और शहर के स्कूल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने गांव की लड़कियों को शिक्षित करने का फैसला किया, और वो भी अपनों के बीच रहकर, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वह कोई अपराध नहीं कर रही, बल्कि शिक्षा का प्रसार कर पुण्य का काम कर रही हैं। उनके गांव के स्कूल में शुरुआत में 4 लड़कियां ही पढ़ने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या 22 हो गई। रामदयाल, सरजू और चौधरी बीरभान को इस सब का पता था, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अचानक एक दिन शिक्षा मंत्री गांव की इस लड़कियों के स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। आनन फानन में गांव के सरपंच और सभी पंच भी तुरंत स्कूल के बाहर पहुंच गए। शिक्षा मंत्री ने पूरे गांव के सामने लड़कियों के इस स्कूल के लिए अलग से सरकार की ओर से जमीन देने का ऐलान किया, और संतोष और इंदु की जमकर तारीफ की और उन्हें सरकार की ओर से पुरस्कार भी दिया। सरपंच चौधरी बीरभान, पंच रामदयाल, बाकी सभी पंच, सरजू और पूरा गांव बगले झांकते नजर आ रहे थे। शिक्षा मंत्री के चले जाने के बाद सरपंच चौधरी बीरभान आंखों में पछतावे के आंसू लेकर अपनी बेटी इंदु के पास आए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। इंदु भी पिता का दुलार पाकर भावुक हो उठी और पिता से लिपट कर रो दी। रामदयाल में भी अब हिम्मत आ गई थी सच का सामना करने की, और उसने अपनी बहू संतोष के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा तो संतोष ने झट से ससुर के पांव छू लिए। घूंघट में खड़ी संतोष के आंसू रुक नहीं रहे थे, और सरजू अपनी बीवी पर गर्व महसूस कर रहा था। चौधरी बीरभान और सभी पंचों ने अचानक आपस में कुछ बात की, और रामदयाल ने तभी घोषणा करते हुए पंचायत की ओर से कहा कि गांव में आज से कोई भी बहू घूंघट नहीं निकालेगी, क्योंकि बहुएं बेटियों के समान हैं, और गांव की कोई भी लड़की घर में नहीं बैठेगी, बल्कि वो स्कूल पढ़ने जाएगी। इंदु ने संतोष की सास को कान में कुछ बताया तो सासू मां ने संतोष को गले से लगा लिया। सरजू भी संतोष की बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि खुशियों ने दस्तक दे दी थी। धन्यवाद। जय हिंद।